أسعدنا صوت بأذان لنصلي فرض الرحمن. قم هيا بالماء توضأ إن الطهر من الإيمان. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तलबाए किराम और सामिईन, आज हम सबक नंबर 31 पढ़ने जा रहे हैं अपनी किताब नूरुल इज़ाह व नजातुल अरवाह का। हमारे बहस और हमारा सबक फ़स्लुन फ़िल वुज़ू अहकाम वुज़ू के बयान में चल रहा है, जिसके तहत बताया गया था कि इस फ़सल के तहत 16 बहसें आएंगी, जिनमें अब तक वुज़ू की मशरूइयत, फ़जीलत, लुग़वी तारीफ़, इस्तिलाही तारीफ़, वजह तक़दीम, सबब वुज़ू, रुकन वुज़ू, हुक्म वुज़ू की बहस हो गई है और शर्त वुज़ू की बहस चल रही है कि शर्त वुज़ू दो है, एक शर्त वजूब, एक शर्त सेहत। तो गुज़िश्ता सबक में हमने शर्त वजूब को पढ़ लिया। अब इस सबक में हम शर्त सेहत को पढ़ेंगे, यानी वुज़ू वाजिब होने की किन सूरतों में वुज़ू वाजिब होती है वो तो हमने पढ़ लिया। अब वुज़ू जब वाजिब हो चुका है और ज़िम्मे में लाजिम हो चुका है, तो अब उसके बाद वो सही कैसे होगा। एक शख्स जब वुज़ू करने के लिए जा रहा है और नमाज के लिए वुज़ू की तैयारी कर रहा है, तो किन चीज़ों से उसका वुज़ू सही होगा और क्या वो चीज़ें हैं जिसके होने के सूरत में उसका वुज़ू दुरुस्त नहीं होगा। तो आज शर्त सेहत वुज़ू का हम पढ़ेंगे कि वुज़ू के सही होने के लिए जो शर्तें हैं उसे आज के सबक में हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबक शुरू करते हैं। इस सबक के तहत हम इन अहम मबाहिस को पढ़ेंगे। शर्त सेहत वुज़ू, मानिअ सेहत वुज़ू, यानी वो कौन कौन सी चीज़ हैं जिनके आदाए वुज़ू पर होने की वजह से जो पार्ट जिस्म के वुज़ू में धोए जाते हैं उन पर लगे होने की सूरत में जिनसे वुज़ू दुरुस्त नहीं होगी। तो मानिअ सेहत वुज़ू के ज़ेल में वो तमाम चीज़ें आएंगी। अदम मानिअ सेहत वुज़ू दूसरे नंबर पर, यानी वो कौन कौन सी चीज़ है जिन्हें इंसान क्या करता है, बदन पर लगाता है ज़रूरत के तहत, और उनको लगाने के बाद अगर वो वुज़ू करे तो जिस्म पर वो चीज़ें लगी होने के बावजूद वुज़ू दुरुस्त हो जाएगा। वुज़ू के सेहत के लिए वो चीज़ें और सही होने के लिए वो चीज़ माने नहीं है, किसी किस्म की कोई उनके वजह से रुकावट उसके सेहत में नहीं होती है। और फिर पढ़ेंगे मानिअ व अदम मानिअ सेहत वुज़ू। बाज़ ऐसी चीज़ें हैं कि उनकी बाज़ सूरतें तो वुज़ू के लिए माने हैं, यानी उनके होते हुए वुज़ू दुरुस्त नहीं होगा, और बाज़ सूरतें हैं कि जिनके वजह से वुज़ू दुरुस्त है। तो ये अहम बहस आज हम पढ़ेंगे, इसलिए कि हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं वो नई नई चीज़ों के वजूद में आने का और नए नए प्रोडक्ट के सामने आने का दौर है और इंसान उसको इस्तेमाल करता है, लगाता है। तो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें इंसान इस्तेमाल कर रहा है और उसका वुज़ू दुरुस्त नहीं हो रहा, और बाद ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम समझते हैं कि भाई इनसे भी वुज़ू दुरुस्त नहीं होगा और फिर उसको ज़रूरत के तहत लगाते भी नहीं हैं। तो इन सब चीज़ों का जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो आइए हम चलते हैं सबक की तरफ। हमारी किताब की इबारत है शुरूत सिहतिल वुज़ू, वुज़ू के सही होने की शर्तें। तो सबसे पहले व शर्तु सिहतिही सलासतुन, वुज़ू के सही होने की शर्त 3 है। उमूमुल बशरति बिल माइ तहूरी, पाक पानी के ज़रिए से तमाम खालों का घिराव कर लेना, यानी जैसे चेहरा का जिल्द है और चेहरा की खाल है, तो पानी के ज़रिए से चेहरे के जो हुदूद बताए गए अरकान के ज़रिए से उन पर पूरी मुकम्मल तरीक़े से पानी को पहुंचा देना। इसी को उमूम का लफ्ज़ कहा है कि इस तरीक़े से कि सुई की नोक के बराबर भी जगह छूटने ना पाए। चेहरा है, इसी तरीके से हाथ धोया जाएगा तो हाथ के जो हद है उसकी जो खाल है वहाँ तक पानी पहुँच जाए, इस तरीके से कि सुई के नाके के बराबर भी जगह
सूखी ना रहे। इसी तरीके से दोनों पैर टखनों समेत इस तरीके से धोए और वहाँ तक पानी पहुँचाए कि सुई के नाके के बराबर भी जगह सूखी ना रहे धोने की हालत में, और मसा का मसला आगे आएगा। दूसरी शर्त व इनक़िताउ मा युनाफ़ीही मिन हैज़िन व निफ़ासिन व हदसिन, ऐसी चीज़ों का रुक जाना, बंद हो जाना, युनाफ़ीही जो कि वज़ू के लिए मुनाफ़ी है, यानी जिनके वजह से वज़ू दुरुस्त नहीं होता। मिन हैज़िन यानी जैसे हैज़ के होते हुए वज़ू दुरुस्त नहीं होगा, व निफ़ासिन और निफास के होते हुए, जैसा कि गुज़िश्ता सबक में बता दिया कि हैज़ औरत के मंथली खून को कहते हैं और निफास जो डिलीवरी के बाद और विलादत के बाद जो खून आता है उसको कहते हैं। वो हदसिन, और हदस की हालत में कि एक इंसान है कि वज़ू करने के लिए बैठा लेकिन पेशाब के क़तरात टपक रहे हैं, कहीं से खून क्या है निकल रहा है, इसी तरीके से रीह की बीमारी है, हवा खारिज होने की, तो वो उसे निकल रही, तो ये सारी चीज़ें रुक जावें, उसके बाद वो क्या करे, वज़ू करे। तीसरे नंबर पर वज़वालु मा यमनउ वसूल अलमाई इलल जसद, ऐसी चीज़ों का ज़वाल दूर कर देना, यमनउ वसूल अलमाई इलल जसद, जिस्म तक, जो चीज़ें जिस्म तक पानी के पहुँचने में माने हैं, यानी जिस्म पर जिन आज़ा के जो आज़ा वज़ू में धोए जाते हैं तो उनके जिल्द पर, उनकी खाल पर, उनके चमड़े पर, स्किन पर कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो पानी को खाल तक ना पहुंचने दे सके। ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जिसकी वजह से पानी खाल तक ना पहुंच सके। कशमईन व शहमिन, जैसे कि साहिब किताब ने 2 मिसालें दी। शमईन जैसे कि मोम कहीं पर बदन पे लगा हुआ है, पहले ज़माने में मोमबत्ती वगैरह का इस्तेमाल होता था, तो उस जलाने वलाने में कोई वो पिघल कर बॉडी पर रह गया और इसी हालत में वज़ू कर लिया। शहमिन चर्बी वगैरह का लोग इस्तेमाल करते थे, तो चर्बी बिल्कुल रल मल ना जाए, इस तरीके से कहीं पर लग जाए और सूखी रह जाए, तो ये मिसाल दी है। बाकी हम अपने नक्शे और तस्वीर के ज़रिए से इसको तफसील के साथ आगे बताते हैं। शर्तें सेहत वज़ू, वज़ू के सही होने की 3 शर्तें हैं। नंबर 1, आज़ाए मफरूज़ा मग़सूला दर वज़ू, यानी वज़ू के अंदर वो आज़ा जिनका धोना फ़र्ज़ है, मग़सूला यानी जो धोए जाते हैं और फ़र्ज़ है, पर पानी का मुकम्मल तरीक़े से पहुँचाना कि सुई के नाका के बराबर भी जगह खुश्क ना रहे, ये पहली शर्त है। दूसरी कि वज़ू के मुनाफी चीज़ों का मुनक़ते हो जाना, रुक जाना, यानी जो जिनके होते वज़ू दुरुस्त नहीं होता है उनका ख़त्म हो जाना, जैसे हैज़, निफास, हदस वगैरह। तीसरी चीज़, ऐसी चीज़ें जो जिल्द तक पानी को पहुँचने ना दें, उनका जिस्म पर ना होना, जैसे नाखून पालिश, लिपस्टिक, पेंट, आटा वगैरह। किताब की इबारत और उसके मफ़हूम को समझने के बाद अब हम मिसालों की दुनिया में आते हैं और तस्वीर के ज़रिए से और नक्शे के ज़रिए से इन चीज़ों को आसानी से समझते हैं। सबसे पहले हमने उन चीज़ों को जमा किया है जो कि वज़ू को सही नहीं होने देती हैं, माने सेहत वज़ू हैं, जो कि वज़ू के सेहत के लिए माने हैं। नंबर 1 पर ये आप देख रहे हैं कि ये मोम है, हाथ पर, चेहरे पर कहीं पर मोम लगा हुआ है, तो उससे वज़ू दुरुस्त नहीं होगा, इसलिए कि जिस हिस्से पर मोम लगा होगा पानी उस हिस्से के खाल तक नहीं पहुंच पाएगा। इसी तरीके से चर्बी है कि चर्बी अगर किसी हिस्से पे लगी हुई है तो इससे वज़ू क्या होगा, दुरुस्त नहीं होगा। नाखून पालिश, ये भी एक तरीके से पॉलिश है, पेंट की तरह होते, तो ये भी, और नाखून भी इंसान के आज़ा के धोने वाले हिस्सों में से है, तो ये नाखून पालिश किसी औरत ने क्या किया है, लगाया है, तो इस सूरत में वज़ू दुरुस्त नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि नाखून पालिश नहीं लगाना चाहिए। खूबसूरती के लिए ऐसी चीज़ें लगा सकते हैं जो हमारी इबादत में मुखिल ना हो, जिनकी वजह से हमारी इबादत में कोई हरज ना हो। इसी तरीके से लिपस्टिक, एक होता है लिपस्टिक, एक होता है लिप बाम। बाम तो वैसलीन वगैरह की तरह आता है जो बस एक तरी पैदा कर देता है और एक रंग छोड़ देता है, तो ऐसा जो कि रंग छोड़े और कुछ पेंट वगैरह की तरह ना हो, ऐसे लिपस्टिक से तो वज़ू नहीं होगा। लिप बाम जिसको बोलते हैं, एक लिपस्टिक यानी पेंट की तरह होता है और उसका यानी वो खाल के ऊपर एक परत बन जाती है, तो ऐसी चीज़, अब जाहिर सी बात है कि होंठ को भी धोना है, वो होंठ पर ऐसी चीज़ लगी होगी तो फिर वज़ू दुरुस्त नहीं होगा। इसी तरीके से आटा गूंदा,
गूंदने के बाद आटा खुश्क होकर के नाखून के नीचे लगा रह गया या उंगली के किसी हिस्से में लगा रह गया तो वो पानी को पहुंचने नहीं देगा। इसी तरीके से पेंट वगैरह है, पेंट किया किसी ने या हमारे घर में पेंट हुआ और कहीं पर कलर क्या है बदन के ऐसे हिस्से में लगा रह गया तो उसको छुड़ाए बगैर वज़ू दुरुस्त नहीं होगा। फेविक्विक वगैरह ये क्या है, देखिए ये किस तरीके से उंगली पर जिल्द की तरह ये चीज़ें बन जाती है। अब जाहिर सी बात है वो पानी को अंदर तक पहुंचने नहीं देंगे। खुलासा कलाम के हर ऐसी चीज़ जो आज़ा वज़ू में धोए जाते हैं उन तक पानी को पहुंचने ना दे और खाल तक पानी को पहुंचने ना दे, उनके होते हुए वज़ू दुरुस्त नहीं होगा। ये है माने सेहत वज़ू। उसके बाद जैसे मोम, चर्बी, खुश्क, ये मोम आ गया, चर्बी, खुश्क आटा, पेंट, नाखून पॉलिश, लिपस्टिक, फेविक्विक वगैरह। अब हम आते हैं अदम माने सेहत वज़ू, यानी वो चीज़ें जो कि वज़ू के सही होने से माने नहीं है, यानी जिनके लगे होने की हालत में हमारा वज़ू हो जाएगा। से वोटर इंक, आजकल वोट करने के बाद कि भाई इस शख्स ने वोट दे दिया है और दोबारा वोट ना देवे तो उसके हाथ पर एक निशानी लगा दी जाती है। तो इसको फ़ुक़हा किराम ने अपनी किताबों में लिखा है कि ये एक किस्म की हार्ड स्याही है, यानी ये पेंट नहीं है बल्कि ये रंग है हार्ड किस्म का, कि जिसकी परत तो नहीं बनती है, बस एक समझिए कि एक स्याही है, तेज़ स्याही, जिससे मतलब रंग रह जाता है लेकिन उसके कोई जिल्द और परत वगैरह नहीं होती। और अगर हकीकत ऐसे ही है तो फिर वज़ू इससे दुरुस्त। फ़ुक़हा ने अपनी किताबों में लिखा है कि इसके होते हुए वज़ू दुरुस्त हो जाता है। लेकिन वाटर इंक रिमूवल बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं तो इंसान को वो लगा लेना चाहिए ताकि किसी किस्म का कोई शक भी बाकी ना रहे। इसी तरीके से जेल क्रीम, आजकल तो चूँकि मतलब ज़माना बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है तो तेल वगैरह के जगह पर जेल निकल गया है कि इस तरीके से जेल लोग क्या करते हैं बालों में लगाते हैं। इसी तरीके से बियर्ड जेल भी है, बियर्ड दाढ़ी वगैरह घनी करने के लिए आजकल तो जैसे मुसलमानों के लिए दाढ़ी रखना सुन्नत है। तो हर एक ऐसी चीज़ जो उसको बताया गया इबादत, तो एक इंसान की सोच की फ़र्क होती है कि पहले इंसान दाढ़ी को ऐब समझता था, ये दुनियादार लोग और पिक्चर में आने वाले लोग उसको ऐब बताते थे और शेविंग को ही यानी खूबी बताते थे, तो लोगों को दाढ़ी ऐब मालूम होती थी। लेकिन जब दाढ़ी ना रखने के नुकसानात मालूम हुए तो अब ये लोग भी दाढ़ी रखने लगे और उसको खूब हाईलाइट कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो उनकी चीज़ों को इसके लिए दाढ़ी घनी होने के लिए उन लोगों ने बेड जेल वगैरह भी लगाया है, तेल भी लगाया है, जिसकी वजह से क्या दाढ़ी घनी होती है। बहरहाल इसको भी अगर हम लोग अगर लगाते हैं, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ ना हो जो नापाक वगैरह हो, तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे वज़ू भी हो जाएगा। इसी तरीके से बॉडी लोशन, अभी सर्दी का मौसम आ रहा है तो जितनी भी बॉडी लोशन है, खा वैसलीन हो या दूसरे कंपनी की कोई भी चीज़ हो वैसलीन टाइप की, जिसको हम इंसान तेल की जगह, पहले ज़माने में सरसों है, जैतून है, ये सब तेल के लगाए जाते थे, ये सब तेल के हुक्म में है कि जिस्म पर इन्हें लगाने के बाद वज़ू दुरुस्त हो जाएगा और वज़ू के लिए ये चीज़ माने नहीं है। तो ये वो चीज़ें थीं जिनके होते हुए इंसान का वज़ू क्या हो जाता है, दुरुस्त हो जाता है और ये वज़ू के सेहत के लिए माने नहीं। कॉन्टेक्ट लेंस, इसी तरीके से जिस तरीके से इंसान चश्मा लगाता है तो चश्मे से बचने के लिए एक लेंस आता है, कॉन्टेक्ट लेंस, जो हम जब चाहे लगा सकते हैं और जब चाहे इसको निकाल सकते हैं। इसीलिए हमने बताया इस तरीके से वो चीज़ होती है कॉन्टेक्ट लेंस। तो इसको लगाने के बाद भी हम वज़ू कर सकते हैं, इसलिए कि आँख के अंदरूनी हिस्से का धोना ज़रूरी नहीं है, बाहरी हिस्से को धोना क्या है ज़रूरी है। इसलिए इसके होते हुए भी क्या हो जाएगा, वज़ू हो जाएगा। बाज़ लोग फ़ैशन के तौर पे भी, क्योंकि रंग बिरंगे भी ये चीज़ें आती हैं, तो इंसान के दीदे के अंदर की जो पुतली होती है वो इसका कलर इससे मतलब बदलता है, तो ये भी लगाते हैं। अगर लेडीज़ वगैरह खूबसूरती के लिए लगा रही हैं तो इसकी इजाज़त है उसके लिए, लेकिन वज़ू इसके साथ हो जाता है अगर कोई पावर वगैरह वाला लगाते हैं तो। अब हमारे सामने ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी बाज़ सूरतें
बाज़ सूरतों में वज़ू हो जाता है और बाज़ सूरतों में वज़ू नहीं होता है। तो इसी मतलब बाज़ सूरत वज़ू के लिए जायज़ और बाज़ नाजायज़ है। हेयर डाइज़ यानी बालों को कलर करने वाले केमिकल और मेहंदी वगैरह, रंग वगैरह। तो इसी तरीके से इसमें ये बात ध्यान में रहे, जैसे ये एक हेयर डाइज़ है कि इन चीज़ों से इसको इस तरीके से बनाया गया है, ये सब चीज़ें हैं, ले लिया गया, लेने के बाद इसको पीस दिया गया और पीस देने के बाद उसका पेस्ट बना लिया गया। तो अगर ये सारी चीज़ें इसके अंदर पाक हैं और पाक चीज़ों को पीस कर उसका पेस्ट बना रहे हैं और पेस्ट लगाकर धोने के बाद बालों पर किसी किस्म के कोई परत वगैरह नहीं रह रहा है, ना तो उसमें कोई नापाक चीज़ मिली हुई है और ना धोने के बाद बाल पर कोई क्या है, परत है। इसी तरीके से मेहंदी में कोई ऐसी चीज़ क्या है, नहीं मिली हुई है कि जिससे क्या है परत बन जावे, और कोई ऐसा केमिकल भी नहीं है। तो इससे वज़ू लगाने के बाद, मतलब लगाने के बाद और धो लेने के बाद जब सिर्फ उसका रंग रह जावे तो उससे वज़ू जायज़ है। हाँ, अगर वो जो हम बाल में जो हेयर डाई लगा रहे हो उसके अंदर कोई केमिकल ऐसी चीज़ है जिसके अंदर किसी किस्म का अल्कोहल या कोई नापाक चीज़ से उसको तैयार किया गया हो, किसी नापाक अशिया को उसके अंदर शामिल किया गया हो, या फिर उसको लगाने के बाद धोने के बावजूद भी उसके कुछ ना कुछ परत क्या है बालों पर पेंट की तरह रह जाती है, तो फिर उसके साथ वज़ू जायज़ और दुरुस्त नहीं है। इसी तरीके से दूसरे रंग के हेयर डाइज़ वगैरह लगाना कैसा है, तो औरतें तो मतलब हल्का फुल्का मतलब गुंजाइश है उनके लिए कि बिल्कुल औबाश ना दिखे, तो खूबसूरती के लिए, ज़ेब व ज़ीनत के लिए, अपने शौहर के लिए हल्का फुल्का वो क्या है कलर कर सकती हैं। और मर्दों के लिए मसला ये है कि मर्द लाल कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, लाल है, भूरा है, इस तरीके से इस्तेमाल करें, लेकिन काला कलर मर्दों के लिए जो बूढ़े को जवान दिखाए, तो ये सिर्फ गाजियों के लिए, मुजाहिदीन के लिए इसकी इजाज़त है। लेकिन कोई बूढ़ा सिर्फ फैशन में अपने आप को जवान बनाना चाहे और जवान दिखाना चाहे और काला कलर का इस्तेमाल करे, तो ये दुरुस्त नहीं है शरीयत के एतबार से। हाँ, वो लाल कलर, इसी तरीके से कत्था कलर, पता चले कि भाई हाँ बाल रंगा हुआ है और उससे उम्र ज़ाहिर हो, उम्र छुपे नहीं। हाँ, किसी के जवानी ही में यानी उम्र 20-25 साल है और किसी बीमारी की वजह से उसका मतलब बाल सफ़ेद हो गया है, तो वो लगा सकता है। तो हेयर डाइज, इसी तरीके से टैटूज़ आजकल बहुत गैरों में इसका फ़ैशन चला हुआ है, और जो हमारे मुस्लिम नौजवान हैं दीन से दूर हैं और मोबाइल पर ही सारी चीज़ें देखते रहते हैं और वही फ़ैशन करते हैं, तो वो भी टैटूज़ वगैरह बनाते हैं। इसकी कई किस्म है। एक तो स्टिकर में टैटू बना हुआ था, जैसे कि आजकल ये लोग तो बचपन से ही यहूदी वगैरह जहन बनाते हैं, कोई चीज़ ख़रीदी उसमें स्टिकर आ गया, बच्चे उसको हाथ में क्या कर लेते हैं, लगा लेते हैं, तो यहीं से उनकी जहन साजी हो जाती है। बहरहाल एक स्टिकर वाला टैटू आता है और एक पेंट वाला टैटू आता है कि पेंट मतलब पेंट के ज़रिए से हाथ वगैरह पर या जिस्म के किसी हिस्से पर कलर करवाया जाता है। और एक आता है कि सुई गर्म करके रंग के ज़रिए से उसको गूंदा जाता है, तो वो गूंदना ये जिस्म का एक हिस्सा हो जाता है। तो गूंद कर, सुई वगैरह के ज़रिए से जो गूंद कर के जो कलर किया जाता है, जो टैटू बनवाए जाते हैं, तो इन पर वज़ू हो जाता है। ताज्जुब होगा, लेकिन ये जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं, इस वजह से इनके होते हुए वज़ू और गुस्ल दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन हदीस में इस पर बहुत सख्त ममानात आई है और बहुत ज़्यादा वईद आई है। इसीलिए कोई गैर मुस्लिम अगर मुसलमान हो या फिर कोई किसी मुसलमान ने ही गलती से लगा लिया और फिर तौबा करे, तो वज़ू वगैरह तो उसका हो जाएगा, लेकिन हत्तल इम्कान उस वईद से बचने के लिए उसको निकलवाने की कोशिश करनी चाहिए। और ये जो स्टिकर वाले टैटू आते हैं, इनके होते हुए वज़ू नहीं होगा, इसलिए कि ये पानी को जिस्म तक पहुंचने नहीं देंगे। इसी तरीके से पेंट वाले टैटू भी ये क्या करेंगे, चूँकि ये आर्जी चीज़ है, जिस्म का हिस्सा नहीं बनते हैं, अलबत्ता पानी के लिए माने होते हैं, तो इनके होते हुए वज़ू दुरुस्त नहीं होगा। तो ये अहम चीज़ें थी आज के दौर में जिनको बयान कर दी गई। अब हम जब वज़ू करें तो इन सब चीज़ों को, इन शराइत को जो कि माने ऐसे आते वज़ू, उसको सामने रखें। चलिए हम अपनी किताब की इबारत की तरफ आते हैं। शुरूत सिहतिल वज़ू, वज़ू के सही होने की शर्तें। व शर्त सिहतिही, हाज़मी का मर्जा वज़ू,
और वज़ू के सही होने की शर्त सलासतुन 3 है। उमूमुल बशरति बिलमाइ तहूर, पाक पानी के ज़रिए तमाम खाल को मुकम्मल तरीक़े से घेर लेना, यानी पाक पानी को खाल पर अच्छे तरीक़े से पहुँचा देना। व इनक़िताउ मा युनाफ़ीहि मिन हैज़िन व निफ़ासिन व हदसिन, और उन चीज़ों का रुक जाना, बंद हो जाना जो कि वज़ू के लिए मुनाफ़ी हैं, जैसे हैज़ और निफ़ास और हदस। हदस बता दिया गया कि जिन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है, किसी को कहीं से खून निकल रहा है, पीप निकल रहा है, या इसी तरीक़े से री खारिज हो रही, पेशाब के क़तरात आ रहे हैं, तो जब तक उससे इत्मीनान ना हो जाए तब तक वो वज़ू ना करे। व ज़वालु मा यमनअ वसूल अल-माइ इलल जसद, और ऐसी चीज़ों का दूर हो जाना, ज़ाइल हो जाना जो कि जिस्म तक पानी के पहुँचने से माने हैं, जैसे कि मोम व शहमिन और चरबी वग़ैरह, जिसे बता दिया गया। अब इंशाअल्लाह हम अपने आइंदा सबक में पढ़ेंगे फ़स्लुन फ़ी तमामी अहकामिल वुज़ूई, यानी वो चीज़ें जो जिनसे वज़ू मुकम्मल तरीक़े से तमाम हो जाता है, उसको इसके अंदर बयान किया जाएगा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नश्कुरुक।